हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या जिसको हम कहते हैं नकद शेष समीकरण। पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जिसमें नकद सौदा समीकरण को लिया था जो फिशर ने दी थी। आज हम ले रहे हैं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया नकद शेष समीकरण या जिसे हम कैश बैलेंस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम लेते हैं कि कैश बैलेंस समीकरण है क्या। इसको कैम्ब्रिज समीकरण या नकद शेष समीकरण भी कहते हैं। तो नकद शेष का मतलब क्या है, पहले ये जान ले हम। नकद शेष का मतलब है कि मुद्रा की मांग का वह भाग जो कि लोग अपने पास नकद रखना चाहते हैं, मतलब कैश में जो व्यक्ति जितना पैसा अपने पास रखना चाहता है वो कहलाता है नकद शेष। यदि जितनी आय है उसके अनुपात में हम लोग सारा पैसा कैश नहीं रखते, उसका कुछ भाग बैंक में जमा करते हैं और कुछ अपने पास रखते हैं। तो जो भाग हम व्यक्ति अपने पास रखता है उसे हम कहते हैं नकद शेष या कैश बैलेंस। क्यों रखता है, इसके लिए हमने पिछली बार लिया था कि मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। मुद्रा की मांग का मतलब यही था कि हम कितना पैसा व्यक्ति अपने पास नकद रखना चाहता है, जिसके लिए हमने लिया था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ लेन देन करना पड़ता है, उसके लिए हम नकद शेष रखते हैं। फिर फिशर कैम्ब्रिज कीन्स ने कहा कि नहीं, हम प्रतिदिन के सौदों के लिए तो रखते हैं, इसके साथ भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए रखते हैं, या उससे भी ज्यादा यदि पैसा है तो और अधिक धन कमाने के लिए हम अपने पास पैसा रखते हैं। तो अब ये देखते हैं कैम्ब्रिज समीकरण नकद शेष समीकरण है क्या। ये समीकरण कैम्ब्रिज समीकरण इसलिए कही जाती है क्योंकि इस समीकरण को जिन अर्थशास्त्रियों ने दिया है वो सारे के सारे कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को अलग रूप में प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग का अधिक महत्व है। फिशर ने क्या कहा था कि कीमत के निर्धारित होने में या मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में मुद्रा की मांग का अधिक महत्व, पूर्ति का अधिक महत्व है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इसमें मुद्रा की मांग का अधिक महत्व है। कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग का अर्थ जो उन्होंने लिया है वो नकद शेष की मांग से लिया है। नकद शेष की मांग की जो पैसा अपने पास नकद रखा जाता है। नकद शेष की यह मांग कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय अर्थात अंतिम उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन से संबंधित है। क्योंकि संपूर्ण वास्तविक आय का उपभोग एक साथ नहीं कर लिया जाता, इसलिए नकद शेष की मांग संपूर्ण वास्तविक आय के एक अंश के बराबर होती है। इस प्रकार मुद्रा की मांग से अभिप्राय उस भाग से है जिसे नकद मुद्रा के रूप में रखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नकद शेष क्या है कि आय का वह भाग जो व्यक्ति अपने पास नकद रूप में रखता है। और नकद रूप में क्यों रखता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण जो हमने लिए कि क्यों वो अपने पास नकद पैसा रखना चाहता है। अब लेते हैं सिद्धांत की 2-3 मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं कि मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण देश के केंद्रीय बैंक द्वारा होने के कारण वह किसी निश्चित अवधि में स्थिर रहती है। इन्होंने कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्यों ये माना कि मुद्रा की मांग का अधिक महत्व है, कीमत निर्धारित करने में मुद्रा की मांग का अधिक महत्व है, ये इसलिए इन्होंने कहा कि क्योंकि मुद्रा की पूर्ति जो है वो तो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए वो स्थिर रहती है। मुद्रा की पूर्ति में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, जो एक निश्चित अवधि में स्थिर रहती है। इसलिए इन्होंने कहा कि दूसरा इन्होंने लिया कि मुद्रा की मांग जो है वो लोगों की नकद रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर रहने के कारण वो बदलती रहती है। तो मुद्रा की पूर्ति तो निश्चित है, इसलिए वो मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, लेकिन मुद्रा की मांग जो है वो बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, क्योंकि वो निर्भर करती है लोगों की नकद रखने की प्रवृत्ति पर कि कोई व्यक्ति ज्यादा नकद रखना चाहता है, कोई कम रखना चाहता है। और जो नकद रखने की प्रवृत्ति है ये भी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, उसकी आय पर निर्भर करती है। जैसे हमने लिया ना कि मुद्रा की मांग को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, आय प्रभावित करती है, समाज में संपन्नता क्या है, भविष्य में आय बढ़ने की संभावना है या कीमतें बढ़ने की संभावना है या उधार आसानी से मिल जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा की मांग जो है वो अनिश्चित रहती है, इसलिए मुद्रा की मांग जो है वो मुद्रा के मूल्य को अधिक प्रभावित करती है। किसी भी वस्तु का या मुद्रा का मूल्य जो है वो उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है ना। तो पूर्ति कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ने कहा कि चूंकि केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है इसलिए वो एक निश्चित अवधि में स्थिर रहती है। मुद्रा की पूर्ति को
हर समय बदला नहीं जा सकता। वो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है जो एक निश्चित अवधि के लिए होती है और उसमें वो स्थिर रहती है। लेकिन मुद्रा की मांग जो है वो लोगों की नकद रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, इसलिए वो अनिश्चित होती है, वो बदलती रहती है। इसलिए मुद्रा का मूल्य जब निर्धारित होगा तो उसमें मुद्रा की पूर्ति की बजाय मुद्रा की मांग का अधिक महत्व होगा। तो ये इन्होंने ये मानकर चलते हैं। अब इसमें हम 4 समीकरण पढ़ेंगे, एक मार्शल की है, एक कीन्स की है, एक पीगू की है और एक रॉबर्टसन की है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मार्शल। ये जो मान्यता ली कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है और मुद्रा की मांग जो अनिश्चित रहती है, दो मुख्य मान्यता उन्होंने ली। तो इनके आधार पर मार्शल ने जो समीकरण दी वो है m इज इक्वल टू के वाई प्लस K1A। m का मतलब क्या है, यहाँ पर मुद्रा की कुल मात्रा से है या मुद्रा की पूर्ति से या मुद्रा की कुल मात्रा से है। y जो है वास्तविक आय है और k का मतलब है कि वास्तविक आय का वह भाग जो लोग अपने पास नकद रखते हैं। a जो है वो कुल संपत्ति है और K1 जो है संपत्ति का वह भाग है जो नकद रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो y वास्तविक आय हो गई, k वास्तविक आय का वह भाग हो गया जो लोग अपने पास नकद रखते हैं, a जो है संपत्ति हो गई और K1 जो हो गया संपत्ति का वह भाग जो लोग नकद रखते हैं। तो मार्शल ने ये जो समीकरण दिया है इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक इसका आय भाग है और एक इसका संपत्ति का भाग है ना। आय वाला भाग कौन सा है, KY, और संपत्ति वाला भाग K1A। अब अर्थशास्त्री कहते हैं कि लोग अपनी आय को ही उपभोग के काम में लेते हैं, मतलब इसमें संपत्ति को शामिल नहीं करते। संपत्ति को बेच के कोई भी उपभोग के काम में नहीं लेता है। तो उन्होंने कहा कि केवल आय वाला भाग है ना, वही जो है उपभोग के काम में लिया जाता है। इसलिए इसके जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया, संपत्ति को हटा दिया और समीकरण क्या बना दी, m इज इक्वल टू KY, क्योंकि व्यक्ति संपत्ति बेच बेच के उसको उपभोग नहीं करेगा, वो केवल आय का कुछ जो भाग है उसी को उपभोग में काम में लेगा। तो m इज इक्वल टू KY हो गई ये समीकरण। अब इन्होंने के y को कहा कि y को PO के रूप में दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि O तो क्या है, कुल उत्पादन है और P जो है कीमत स्तर है और Y जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय कितनी होगी हमारी, जो हमारा कुल उत्पादन होगा यदि हम उसको कीमत से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय, है ना। तो इसको Y को हम PO भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि O उत्पादन है और P कीमत है और जितना देश में उत्पादन होगा उसको कीमत से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगी वास्तविक राष्ट्रीय आय। अब यदि y, जैसे m इज इक्वल टू KY हमने समीकरण लिया था, तो उसमें हम y की जगह PO रख दें तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू K तो है PO, अब P इज इक्वल टू हो गया m अपॉन KO। तो ये समीकरण हो गई मार्शल की। ठीक है, तो कहने का साधारण भाषा में मतलब ये हुआ कि मार्शल ने जो शुरू में समीकरण दी उसमें दो भाग थे, एक आय भाग और एक संपत्ति भाग। आय भाग का मतलब था कि आय का y वास्तविक आय लिए और उसका जितना भाग लोग अपने पास नकद रखते हैं वो, प्लस ए संपत्ति और उसका जितना भाग लोग अपने पास नकद रखते हैं, उन दोनों का जोड़ थी मुद्रा की मात्रा। लेकिन उसके समर्थकों ने क्या कहा, मार्शल ने कि समर्थकों ने कि संपत्ति को लोग जो है उपभोग के काम में नहीं लेते हैं, तो इसलिए संपत्ति को इसमें से हटा देना चाहिए। तो इस समीकरण बन गई m इज इक्वल टू KY और फिर y को भी उन्होंने कहा कि चूंकि y जो है वास्तविक आय है, मतलब राष्ट्र की किसी भी देश की वास्तविक आय है। वास्तविक आय हम कैसे निकालते हैं कि जितना भी उत्पादन होता है यदि उसको कीमत से गुणा कर देते हैं तो आ जाती है हमारी वास्तविक आय। तो इस तरह से इस समीकरण को उन्होंने दिया। तो ये तो हो गई मार्शल की समीकरण। अब दूसरी है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने भी नकद कोष समीकरण को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या दिया है, m इज इक्वल टू PKT और P बराबर क्या हो गया m अपॉन KT। अब इसमें रॉबर्टसन क्या कहते हैं कि यदि PMT, ये उन्होंने कहा कि ये सारे फिशर की समीकरण क्या थी, PV इज इक्वल टू MT। तो उन्होंने कहा कि ये PM और T ये तो फिशर के समीकरण के समान है। K को उन्होंने मार्शल के समीकरण से लिया, अतः यह समीकरण भी अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि K और T स्थिर रहें तो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध को बताती है। इसमें P को यदि हम क्या करें, कीमत स्तर की बजाय मुद्रा के मूल्य के रूप में ले लें तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू KT अपॉन M। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है दो संबंधों को बताता है। कौन सा संबंध, पहला वो कहता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। तो ऊपर जो रॉबर्टसन की समीकरण है P इज इक्वल टू M अपॉन KT, तो
रॉबर्टसन कहते हैं कि यदि के और टी इन दोनों को हम स्थिर रख लें तो मुद्रा की मात्रा और सामान्य जो कीमत स्तर है उसके बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा और उसी अनुपात में बढ़ेगा। परंतु यदि हम P को मुद्रा का मूल्य लें तो P इज इक्वल टू समीकरण क्या बन जाती है, KT बटे M, मतलब दोनों के बीच में P और M के बीच में विपरीत संबंध आ जाता है। मतलब कि यदि M बढ़ेगा तो P में कमी होगी, M कम होगा तो P में वृद्धि होगी। समीकरण में ये बताते हैं। और यही दो जो बातें हैं वो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हमें बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत और आनुपातिक संबंध है। तो ये हो गई रॉबर्टसन की समीकरण। अब तीसरी हमारे पास है कीन्स की समीकरण। कीन्स ने इस समीकरण को वास्तविक शेष समीकरण या नकद शेष समीकरण कहा जाता है। जैसे इन्होंने क्या कहा, n इज इक्वल टू पी के प्लस आर के वन। n क्या है, चलन मुद्रा की मात्रा है, p उपभोग इकाई की कीमत है, k उपभोग इकाइयों की वह मात्रा जो लोग नकद रूप में अपने पास रखते हैं, r जो है बैंकों के नकद कोषों का उनकी जमाओं से अनुपात है, केवल उपभोग इकाइयों की वह संख्या जिन्हें समाज बैंक जमाओं के रूप में रख जाए। मतलब इन्होंने जो है m की जगह जो मुद्रा की मात्रा हम ले रहे थे उसकी जगह क्या ले लिया, n, मतलब चलन में जितनी मुद्रा की मात्रा है उसको नाम दिया n। p इन्होंने क्या कर लिया, उपभोग इकाइयों को शामिल कर लिया इसमें। इन्होंने कहा कि केवल उपभोग से संबंधित इकाइयां जो है उन्हीं को इसमें शामिल किया। तो पी तो उन्होंने क्या किया, पहले हम क्या ले रहे थे, सामान्य कीमत स्तर। अब इन्होंने कहा कि उपभोग इकाई की जो कीमत है वो पी होगी। के क्या हो गई कि उपभोग इकाइयों का वह भाग जो लोग अपने पास नकद रखना चाहते हैं और केवल वो है जो बैंक जमाओं में रखते हैं। तो ये जो चीजें इन्होंने अपनी ली हैं। अब इस समीकरण को हम दूसरी तरफ लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एन अपॉन के प्लस आर के वन। तो ये समीकरण भी वही बताता है कि के आर के वन ये तीनों यदि स्थिर रहें तो P और N, P का मतलब कीमत स्तर और N का मतलब मुद्रा की मात्रा, इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। P और N जो है दोनों क्या बता रहे हैं, यदि N बढ़ेगा तो P में भी वृद्धि होगी और N कम होगा तो P में भी कमी होगी। तो ये समीकरण हमें यही बताती है। और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भी यही बताता है कि अन्य बातें यदि स्थिर रहें जिसमें अलग अलग हैं, जिसमें K, R, K1 इन तीनों को यदि हम स्थिर रखते हैं तो P और N के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। N बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, N कम होगा तो P में कमी होगी। तो ये हुई कीन्स की समीकरण। अब हम लेते हैं पीगू की समीकरण। मार्शल की समीकरण के आधार पर ही पीगू ने भी अपनी समीकरण दी। m इज इक्वल टू पी के आर, या p इज इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन के आर। यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि p जो है सामान्य कीमत स्तर है, r कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय है और k का मतलब है r मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे लोग नकद रूप में रखना चाहते हैं, m जो है वो मुद्रा की मात्रा है। तो ये समीकरण भी यही बताती है कि यदि k और r को स्थिर मान लिया जाए, मतलब k भी स्थिर रहे r भी स्थिर रहे, तो m और p के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। यदि m में वृद्धि होगी मतलब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा और उसी अनुपात में बढ़ेगा। यदि m में कमी होगी, मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर भी कम होगा और उसी अनुपात में कम होगा। अब यदि मान लो यहाँ पर हमने लिया वस्तु की कीमत P को, अब यदि P को हम मुद्रा का मूल्य मान लें तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू के आर अपॉन M। मतलब इन दोनों में P और M में क्या हो जाएगा, विपरीत संबंध हो जाएगा कि ये M बढ़ेगा तो P में कमी होगी। मतलब मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा कम होगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में विपरीत संबंध को बताएगा। तो इस तरह से ये समीकरण हो गई हमारे पास 4 समीकरण जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने दी है, जो हर समीकरण यही बताती है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत और आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर कम होगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य कम होगा और यदि मुद्रा की मात्रा कम होगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी हुई कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की दी हुई समीकरण। अब हम लेते हैं कि इसकी आलोचना है, क्योंकि हर सिद्धांत में कुछ कमियां होती हैं। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि चूंकि ये सिद्धांत जो है वो
फिशर के सिद्धांत पर एक सुधार है, परंतु फिर भी इसमें बहुत सारी जो है कमियां हैं। तो इसकी कमियों को निम्न प्रकार हम दिखा सकते हैं। पहला, यह समीकरण केवल उपभोग वस्तुओं से संबंधित मुद्रा की मांग पर ध्यान देता है, अन्य कारणों पर नहीं। मतलब इस समीकरण में इन्होंने क्या लिया कि उपभोग वस्तुओं से संबंधित जो मुद्रा की मांग है केवल उसी को इस समीकरण में शामिल किया गया, जबकि हमने लिया कि मुद्रा की मांग जो है व्यक्ति कई कारणों से करता है, जैसे नकद सौदा, मतलब प्रतिदिन के लेन देन के लिए, अनिश्चितताओं के लिए, या और अधिक धन कमाने के लिए, सट्टात्मक उद्देश्यों के लिए भी मुद्रा की मांग करता है। दूसरा, ये कहते हैं कि बैंकों के चालू खाते में जमा राशियों को मुद्रा की मांग माना गया है, जो कि आय का एक भाग होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी जमाओं को जिसका आय से सीधा संबंध नहीं है नकद कोषों में सम्मिलित किया जाए या नहीं। मतलब इन्होंने क्या लिया है कि जो हमारे उसमें जो चालू खाते में जो जमा होती है केवल उसी को शामिल किया है, जो सावधि जमाएं वगैरह होती हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया है। यह सिद्धांत मुद्रा की मांग के पक्ष को अधिक महत्व देता है। जैसे फिशर ने कहा मुद्रा की पूर्ति अधिक महत्वपूर्ण है मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में, उसी तरह कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि मुद्रा की मांग अधिक महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज सिद्धांत केवल उपभोग वस्तुओं को अपने अध्ययन में शामिल करने के कारण केवल उपभोग वस्तुओं के मूल्य स्तर पर ध्यान देता है, सामान्य कीमत स्तर पर नहीं। क्योंकि इसमें हम सामान्य कीमत स्तर को लेते हैं सभी वस्तुओं की कीमत को, लेकिन जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है वो केवल एक पक्ष को लेता है, उपभोग वस्तुओं की कीमत को इसमें शामिल करता है, अन्य वस्तुओं की कीमत को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि ये के और K1, के क्या है, वास्तविक आय का वह भाग जो लोग अपने पास नकद रखते हैं। K1 का मतलब क्या लिया कि जमाओं का वह भाग, बैंक जमाओं का वह भाग जो लोग अपने बैंकों में रखते हैं। तो इन दोनों को वो कहते हैं कि इसको मापना बहुत मुश्किल है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि आय का कितना भाग लोग अपने पास नकद रखेंगे इसको मापना मुश्किल है, और बैंक जमाओं का कितना भाग वो अपने में रखेंगे वो भी मापना मुश्किल है। तो इन दोनों को मापना बहुत मुश्किल है, इसलिए फिशर के ये कैम्ब्रिज समीकरण जो है वो फिशर पर चूंकि सुधार है उससे श्रेष्ठ है, पर फिर भी इसमें कमियां हैं। तो इस तरह से ये हुआ हमारा कैम्ब्रिज सिद्धांत या कैम्ब्रिज समीकरण जो हमने लिया। तो इस कैम्ब्रिज समीकरण में हमने 4 अर्थशास्त्रियों की समीकरणों को लिया है, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स, और सभी ने ये कहा कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, या यूं कहें कि कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है, और कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में विपरीत और आनुपातिक संबंध होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का कैश बैलेंस इक्वेशन या नकद शेष समीकरण। थैंक यू।